So, hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing well. So, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम बिजनेस स्टडीज़ के सारे एमसीक्यू जो भी हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चन की सीरीज चालू किए हैं। उन सारे जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे हम सबको कवर कर रहे हैं। चैप्टर वाइज अभी तक हमने 8 चैप्टर के एमसीक्यू कर लिए, जिसमें आप लोग को 4 वीडियो पहले ही मिल चुकी होगी एंड एक थ्योरी की वीडियो आपको उससे भी पहले मैंने आपको प्रोवाइड कर दी थी, जिसमें हर चैप्टर की मैंने आपको थ्योरी बता दी थी कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी मैंने एक चैप्टर में एंड आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। सो बेसिकली इस वीडियो में आज हम लोग चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 को कवर करेंगे, जो कि है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट। बेसिकली इन दो चैप्टर्स में हम बेसिकली फाइनेंस को लेके जानेंगे कि बिजनेस में फाइनेंस को मैनेज कैसे किया जाता है, फाइनेंशियल मार्केट का क्या रोल है हमारे बिजनेस में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह से हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने में। तो वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि पहले हम लोग 40 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे, जो कि पहला 20 हमारा रहने वाला है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से एंड सेकंड जो 20 क्वेश्चन है वो हमारा रहने वाला है फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर से। सो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा। क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं समझ आ रही है वो हिंदी में क्वेश्चन रीड कर सकते हैं और जिनको हिंदी में नहीं समझ आ रहा है वो इंग्लिश में रीड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे है वो है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, यानी कि वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस या नन ऑफ द अबव। यानी कि वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुनाफा उच्चतम सीमा तक ले जाना, धन अधिकमकरण और धन अधिकमकरण, वक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो इसमें से जो आप लोग को सही लग रहा है वो आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए एंड जब मैं आंसर बताऊंगा आप उसके हिसाब से मैच कर लीजिएगा। एट द लास्ट आप लोग अपना स्कोर मैच करिएगा कि आउट ऑफ 40 आपका कितना स्कोर है। सो बेसिकली इस क्वेश्चन क्या है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि वित्तीय प्रबंधन का। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी कि धन अधिकतमकरण जो इसका है वो मेन ऑब्जेक्टिव है। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ तो थोड़ी दिक्कत होगी, आप लोग एडजस्ट करिएगा। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन को और क्या कहा जाता है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, करंट एसेट डिसीजन या नन ऑफ द अबव। यानी कि निवेश निर्णय को और क्या कहा जाता है, निवेश निर्णय को और क्या कहा जाता है। पूंजीगत बजट निर्णय, कार्यशील पूंजी निर्णय, वर्तमान संपत्ति निर्णय या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए एंड देन आफ्टर आंसर करने की कोशिश करिए कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन को और क्या कहा जाता है। कैपिटल बजट डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, करंट एसेट डिसीजन या नन ऑफ द अबव। निवेश निर्णय को और क्या कहा जाता है, पूंजीगत बजट निर्णय, कार्यशील पूंजी निर्णय, वर्तमान संपत्ति निर्णय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है वो है आपका कैपिटल बजट डिसीजन, यानी कि कैपिटल बजट डिसीजन को और इनको क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली इसका आपको क्वेश्चन रिवर्स करके भी दे सकता है। कैपिटल बजट डिसीजन को पूछ देगा कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग उसका आंसर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो लिखा है उस पर क्लिक लगा के आ सकते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर इंडिकेट रेशियो बिटवीन। तो कैपिटल रेशियो जो हमारा है वो कैपिटल स्ट्रक्चर इंडिकेट रेशियो बिटवीन, तो कैपिटल स्ट्रक्चर किस रेशियो को इंडिकेट करता है, यानी कि पूंजी संरचना के बीच अनुपात इंगित करता है। क्या इंगित करता है, कौन सा रेशियो इंडिकेट करता है। एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, करंट एसेट एंड फिक्स एसेट, डेब्ट एंड इक्विटी ऑफ द टोटल कैपिटल और प्रॉफिट एंड रेवेन्यू ऑफ द फर्म। यानी कि पूंजी संरचना के बीच अनुपात इंगित करता है, इनमें से कौन सा। फर्म की संपत्ति और देयता, वर्तमान संपत्ति और अचल संपत्ति, कुल पूंजी में ऋण और इक्विटी, फर्म का लाभ और राजस्व।
कुछ लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर इंडिकेट रेशियो बिटवीन, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो किसका रेशियो इंडिकेट करता है? पूंजी संरचना के बीच अनुपात इंगित करता है, क्या करता है? एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म की संपत्ति और देयता। करंट एसेट एंड फिक्स एसेट, यानी कि वर्तमान संपत्ति और अचल संपत्ति के बीच का रेशियो दिखाता है। डेब्ट एंड इक्विटी इन द टोटल कैपिटल, यानी कि कुल पूंजी में ऋण और इक्विटी के रेशियो को दिखाता है। या प्रॉफिट एंड रेवेन्यू ऑफ द फर्म का लाभ और राजस्व के बीच का रेशियो दिखाता है। तो किसका रेशियो दिखाता है? तो ये बेसिकली रेशियो दिखाता है डेब्ट एंड इक्विटी इन द टोटल कैपिटल, यानी कि कुल पूंजी में ऋण और इक्विटी का जो रेशियो हो उसको दिखाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या दिखाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन वैसे भी रिवर्स कर सकता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि डेब्ट एंड इक्विटी का जो रेशियो है उसको क्या कौन दिखाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको किस नाम से जाना जाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर के नाम से जाता है। किसके नाम से? कैपिटल स्ट्रक्चर के नाम से। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि इफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हाई अ फर्म शुड प्रेफर, यानी कि यदि निश्चित परिचालन लागत अधिक है, यदि निश्चित परिचालन लागत अधिक है तो एक फर्म को वरीयता देनी चाहिए। डेब्ट को देनी चाहिए, इक्विटी को देनी चाहिए, बोथ ए एंड बी को देनी चाहिए, या किसी को नहीं देनी चाहिए। यानी कि यदि निश्चित परिचालन लागत अधिक है तो एक फर्म को वरीयता देनी चाहिए। किसको देनी चाहिए? डेब्ट को यानी कि ऋण को, इक्विटी यानी कि हिस्सेदारी, बोथ ए एंड बी यानी कि दोनों, एंड नन ऑफ द अबव यानी कि कोई नहीं। इफ अ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हाई अ फर्म शुड प्रेफर। मैं क्वेश्चन रीड करने में टाइम इसलिए लगा रहा हूँ, तब तक आप लोग आंसर नोट कर लीजिए। जिसको आंसर पता हो वो नोट कर ले, एंड देन आफ्टर मेरे आंसर बताने के बाद वो अपने आंसर को मैच करिए। अगर सही है तो ठीक है, अगर नहीं है सही तो कहीं क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले। बेसिकली इससे क्या होगा कि जो आपका आज आंसर आप बता रहे हो, सही बता रहे हो, तो आप डेफिनेटली है, श्योर है कि अगर जिस दिन एग्जाम होगा आप उस दिन भी उस क्वेश्चन को सही करके आओगे। लेकिन जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको आप मार्क करके रखिए, ताकि जिस दिन आपका एंट्रेंस एग्जाम हो उस दिन आप जाके उस क्वेश्चन को बस रिवाइज करें जो आपका गलत हो रहा है, एंड उसको उस दिन आप गलत ना करें, उस दिन उसको सही करें। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है आपका इक्विटी, यानी कि इफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हाई अ फर्म शुड प्रेफर इक्विटी। तो यदि निश्चित परिचालन लागत अधिक है तो एक फर्म किसको वरीयता देनी चाहिए? हिस्सेदारी को देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द डिसीजन रिलेटेड टू एक्वायरिंग फंड फ्रॉम अ डेब्ट और इक्विटी इज कॉल्ड, यानी कि ऋण या इक्विटी से धन प्राप्त करने से संबंधित निर्णय कहलाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि निवेश निर्णय, फाइनेंसिंग डिसीजन यानी कि वित्त पोषण निर्णय, डिविडेंड डिसीजन यानी कि लाभांश निर्णय, या नन ऑफ द अबव। एक बार क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए। द डिसीजन रिलेटेड टू एक्वायरिंग फंड फ्रॉम डेब्ट और इक्विटी इज कॉल्ड, यानी कि ऋण या इक्विटी से धन प्राप्त करने से संबंधित निर्णय कहलाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का हिंदी निवेश निर्णय कहलाता है। फाइनेंसिंग डिसीजन यानी कि वित्त पोषण निर्णय कहलाता है। डिविडेंड डिसीजन यानी कि लाभांश निर्णय कहलाता है, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली इसका आंसर जो है वो है हमारा डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड डिसीजन कहलाता है, लाभांश निर्णय कहलाता है। द डिसीजन रिलेटेड टू एक्वायरिंग फंड फ्रॉम डेब्ट और इक्विटी इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन, यानी कि ऋण या इक्विटी से धन प्राप्त करने से संबंधित निर्णय क्या कहलाता है? किसको कहा जाता है? किस डिसीजन को कहा जाता है? यानी कि अगर हमें इक्विटी चाहिए या डेब्ट चाहिए तो इससे रिलेटेड जो हम डिसीजन लेंगे, जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, चाहे इक्विटी के लिए ले रहे हैं, चाहे हम डेब्ट के लिए ले रहे हैं, जो भी हम पैसे के लिए ले रहे हैं डिसीजन, उसको क्या कहेंगे? उस जो भी निर्णय ले रहे हैं उस निर्णय को क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि हम इसमें निवेश तो कर नहीं रहे। फाइनेंशियल डिसीजन कहेंगे? नहीं कहेंगे। नन ऑफ द अबव, तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। इसका आंसर जो बेसिकली होगा वो आपका होगा डिविडेंड डिसीजन, यानी कि लाभांश निर्णय। लाभांश निर्णय को ही हम किस डिसीजन से रिलेट करते हैं? उस डिसीजन से रिलेट करते हैं जहाँ पे हम अपने फंड और इक्विटी को पाने के लिए निर्णय लेते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इफ अ फर्म हैज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इट शुड प्रेफर गिविंग, यानी कि अगर किसी फर्म के पास विकास के अवसर हैं तो उसे क्या देना चाहिए? उसे क्या देना पसंद करना चाहिए? लो डिविडेंड देना पसंद करना चाहिए, हाई डिविडेंड देना पसंद करना चाहिए, डज नॉट इफेक्ट डिविडेंड डिसीजन, यानी कि इसमें डिविडेंड डिसीजन का कोई इफेक्ट नहीं है, यानी कि लाभांश निर्णय को प्रभावित नहीं करता है ये। एंड लास्ट जो ऑप्शन है वो आपका नन ऑफ द अबव है।
तो क्वेश्चन मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ आपके लिए। इफ़ अ फर्म हैज़ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, यानी कि अगर किसी फर्म के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, उसके पास एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी है, तो उसको क्या देना चाहिए, उसको पब्लिक में क्या देना चाहिए। अगर किसी फर्म के पास विकास के अवसर हैं तो उसे क्या देना चाहिए, उसे पब्लिक में क्या देना चाहिए। हाई डिविडेंड देना चाहिए, लो डिविडेंड देना चाहिए, उसका जो डिविडेंड है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे हाई दे चाहे लो दे, उसके फर्म अपॉर्चुनिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, या ये कुछ भी नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लो डिविडेंड। यानी कि अगर किसी फर्म के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, इन फ्यूचर वो ग्रोथ देख रही है कि हाँ मैं इस सेक्टर में ग्रोथ कर सकता हूँ या कर सकता है जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसे जो पब्लिक को देना चाहिए वो लो डिविडेंड देना चाहिए, यानी कि कम लाभांश देना चाहिए। हाई हाई यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन हाई डिविडेंड है, यानी कि उच्च लाभांश, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपका। डज नॉट इफेक्ट डिविडेंड डिसीजन, यानी कि लाभांश निर्णय को प्रभावित नहीं करता है, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लो डिविडेंड, यानी कि कम लाभांश। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द डिसीजन रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसिड्यूल प्रॉफिट इज कॉल्ड, यानी कि अविष्ट लाभ के वितरण से संबंधित निर्णय कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि निवेश निर्णय आपका। फिर है फाइनेंशियल डिसीजन, यानी कि वित्तीय निर्णय आपका। थर्ड ऑप्शन है डिविडेंड डिसीजन, यानी कि लाभांश निर्णय। और फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव, यानी कि अविष्ट लाभ के वितरण से संबंधित निर्णय कहलाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। अविष्ट लाभ के वितरण से संबंधित निर्णय कहलाता है। कौन सा निर्णय कहलाता है? ये निवेश निर्णय कहलाएगा, वित्तीय निर्णय कहलाएगा, या लाभांश निर्णय कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं। आपको जो करेक्ट आंसर लग रहा है आप उस पर कहीं अपने कॉपी पे नोट डाउन करिए, एंड देन आफ्टर जब मैं आंसर बता दे रहा हूँ तो आप लोग मैच करते चलिए। तो द डिसीजन रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसिडुअल प्रॉफिट इज कॉल्ड, यानी कि अविष्ट लाभ के वितरण से संबंधित निर्णय कहलाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, निवेश निर्णय, फाइनेंशियल डिसीजन, वित्तीय निर्णय, या डिविडेंड डिसीजन, यानी कि लाभांश निर्णय। तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डिविडेंड डिसीजन, यानी कि लाभांश निर्णय कहते हैं। तो जो भी डिसीजन रिलेटेड रहता है किससे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसिडुअल प्रॉफिट, यानी कि अविष्ट लाभ के वितरण से संबंधित जो भी निर्णय रहता है उसको हम लोग लाभांश निर्णय के नाम से जानते हैं, यानी कि डिविडेंड डिसीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इफ अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर ऑफ द फर्म आर फ्रॉम मिडिल इनकम ग्रुप एंड ओल्ड एज ग्रुप who prefer regular income then the firm should prefer giving, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि फर्म के शेयर धारकों की बड़ी संख्या मध्यम आय वर्ग और वृद्ध आय वर्ग से है जो नियमित आय पसंद करते हैं, तो फर्म को क्या देना चाहिए? लो डिविडेंड देना चाहिए, यानी कि कम लाभांश देना चाहिए। हाई डिविडेंड देना चाहिए, यानी कि उच्च लाभांश देना चाहिए। नो डिविडेंड, यानी कि कोई लाभांश नहीं देना चाहिए, या नन ऑफ द अबव। या मैं एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा तो उनके लिए मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इफ़ अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर ऑफ द फर्म, यानी कि एक ज़्यादा लोगों का समूह शेयर होल्डर का जो है वो किससे आ रहा है? मिडिल इनकम से, मिडिल क्लास के लोगों से जिनकी इनकम कम है, और तो लोग ओल्ड एज पीपल जो हैं, ओल्ड एज ग्रुप है वो हैं। यानी कि इफ़ अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर ऑफ द फर्म आर फ्रॉम मिडिल क्लास, आर फ्रॉम मिडिल इनकम ग्रुप and old age group who prefer regular income then the firm should prefer giving, यानी कि यदि फर्म के शेयर धारकों की बड़ी संख्या मध्यम वर्ग और वृद्ध वर्ग के आयु से है जो नियमित आय पसंद करते हैं, तो फर्म को उन्हें क्या देना पसंद करना चाहिए? लो डिविडेंड देना पसंद करना चाहिए, यानी कि कम लाभांश देना पसंद करना चाहिए। हाई डिविडेंड, यानी कि उच्च लाभांश देना पसंद करना चाहिए। नो डिविडेंड, यानी कि कोई लाभांश नहीं देना चाहिए, या नन ऑफ द अबव। तो कौन सा डिविडेंड उन्हें देना चाहिए? जो मध्यम वर्ग से आ रहे हैं या जो वृद्ध वर्ग के लोग हैं, जो ग्रुप है, उनको, उन शेयर होल्डरों को क्या देना चाहिए? लो डिविडेंड, हाई डिविडेंड, नो डिविडेंड, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका हाई डिविडेंड, यानी कि उन लोगों को, यानी कि जो लोग लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हमारे बिलोंग करते हैं मिडिल इनकम ग्रुप से या ओल्ड एज ग्रुप जो है, उनको एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या देना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन उनको क्या दे? जो शेयर होल्डर हैं तो उनको लो डिविडेंड दे, या हाई डिविडेंड दे, या नो डिविडेंड दे, या नन ऑफ द, तो उनको क्या देना चाहिए? हाई डिविडेंड देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो फाइनेंशियल प्लानिंग लिंक्स
फाइनेंशियल प्लानिंग लिंक क्या लिंक करती है? इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशिंग डिसीजन, डिविडेंड एंड फाइनेंशिंग डिसीजन या नन ऑफ द अबव। तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग लिंक यानी कि वित्त योजना किसके बीच का किससे लिंक करती है? निवेश को और लाभांश को निर्णय निवेश निर्णय और लाभांश निर्णय जो है उसके बीच में लिंक करती है, उसको जोड़ती है। या इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन यानी कि निवेश और वित्तीय निर्णय जो है उसको जोड़ती है। या लाभांश और वित्तीय पोषण निर्णय जो है उसको जोड़ती है। या नन ऑफ द अबव। यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग लिंक्स, फाइनेंशियल प्लानिंग किसको लिंक करता है? इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड डिसीजन को, या इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन को, डिविडेंड एंड फाइनेंसिंग डिसीजन को, या नन ऑफ द अबव। तो किसको ये लिंक करता है? इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन को। किसको लिंक करता है? जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो किसको लिंक करता है? निवेश निर्णय और जो हमारा फाइनेंसिंग यानी कि वित्त निर्णय है, निवेश निर्णय और वित्त निर्णय को ये लिंक करता है। क्या लिंक करता है? फाइनेंशियल प्लानिंग यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग लिंक इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। ओके, आपका ये आंसर, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आप लोग इस पर ध्यान न दीजिए, जो करेक्ट ऑप्शन हो आप उस पर टिक करिए, आगे बढ़िए। बाकी देखिए एमसीक्यू टेस्ट में यही अच्छी बात है कि क्वेश्चन भी आपके सामने दिया है, आपको उसका आंसर भी आपके सामने दिया है। आपको क्या करना है? बस खोज के लिखना है, बस सही जो आपको दिख रहा है उस पर टिक लगाइए एंड आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ICR इज हाई फर्म रेफर। अगर किसी फर्म का ICR जो है वो ज़्यादा है तो फर्म क्या करेगी? यदि ICR उच्च है तो फर्म संदर्भित करती है डेब्ट, इक्विटी, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो यानी अगर किसी फर्म का जो ICR है, रेशियो है, वो ऊंचा है यानी कि ऊंचे पे है, तो उस फर्म संदर्भित करती है, क्या करेगी? डेब्ट करेगी, इक्विटी करेगी, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। जल्दी आंसर करिए आप लोग। तो बेसिकली इसका आंसर जो है वो है आपका डेब्ट यानी कि ऋण। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, द अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट इज डिसाइडेड बाय, यानी कि जो अचल संपत्तियों की राशि है किसके द्वारा तय की जाती है? जो अचल संपत्ति की राशि है वो किसके द्वारा तय की जाती है? यानी कि द अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट इज डिसाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट आपका, यानी कि कार्यशाली पूंजी की अवधारणा, फिक्स कैपिटल यानी कि अचल पूंजी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कि निवेश निर्णय, फाइनेंसिंग डिसीजन यानी कि वित्त पोषण निर्णय। एक मैं क्वेश्चन में फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। द अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट इज डिसाइडेड बाय, यानी कि अचल संपत्ति की राशि किसके द्वारा तय की जाती है? किसके द्वारा की? फिक्स एसेट की जो आपकी वैल्यू है, वो जो अमाउंट है वो किसके द्वारा तय की जाती है? किसके द्वारा डिसाइड की जाती है? अचल संपत्ति की राशि किसके द्वारा तय की जाती है? वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट यानी कि कार्यशाली पूंजी की अवधारणा, फिक्स कैपिटल यानी कि अचल पूंजी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कि निवेश निर्णय, फाइनेंसिंग डिसीजन यानी कि वित्त पोषण निर्णय। तो किसके द्वारा तय की जाती है? तो ये फिक्स कैपिटल के द्वारा डिसाइड की जाती है। किसके द्वारा? फिक्स कैपिटल यानी कि अचल पूंजी द्वारा अचल संपत्तियों की राशि तय की जाती है, यानी कि द अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट इज डिसाइडेड बाय फिक्स कैपिटल। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो व्हाट इज रिलेटेड टू डेब्ट? सो डेब्ट से क्या रिलेटेड है? ऋण से क्या संबंध है? ऋण से व्हाट इज रिलेटेड टू डेब्ट यानी कि ऋण से क्या संबंधित है? हायर कॉस्ट हायर रिस्क यानी कि अधिक लागत अधिक जोखिम, लोअर कॉस्ट लोअर कॉस्ट हायर रिस्क यानी कि कम लागत ज़्यादा जोखिम, हायर कॉस्ट लो रिस्क उच्च लागत कम जोखिम, लो कॉस्ट लो रिस्क यानी कि कम लागत कम जोखिम। यानी कि व्हाट इज रिलेटेड टू डेब्ट, डेब्ट से क्या रिलेटेड है? आपका जो डेब्ट है उससे क्या रिलेटेड है? तो उससे क्या है? हायर कॉस्ट हायर रिस्क यानी कि अधिक लागत अधिक जोखिम, लोअर कॉस्ट लोअर रिस्क यानी कि कम लागत ज़्यादा जोखिम। आपकी जो लागत है वो कम है लेकिन जो आपका जोखिम है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा है। हाई कॉस्ट लो रिस्क यानी कि कॉस्ट आपका ज़्यादा है, जो आप कॉस्ट लगा रहे लागत लगा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन जोखिम जो है वो काफ़ी कम है। एंड लास्ट में जो ऑप्शन आ रहा है वो आपका लो कॉस्ट लो रिस्क यानी कि जो आपको लागत लगा रहे हैं वो भी कम है और जो आपका जोखिम है उसमें वो भी कम है। तो इसका क्या आंसर होगा? यानी कि व्हाट इज रिलेटेड टू डेब्ट यानी कि ऋण से क्या संबंधित है? तो लोअर कॉस्ट लोअर रिस्क यानी कि कम लागत ज़्यादा जोखिम, कम लागत ज़्यादा जोखिम। ये किससे रिलेटेड है आपका? किससे रिलेटेड है आपका? ये
आपका जो ऋण है यानी कि डेप्ट है उससे रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो रिटेन्ड अर्निंग आर अफेक्टेड बाय, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग आर अफेक्टेड बाय सॉरी, संचित आय इससे प्रभावित होती है। किससे प्रभावित होती है? फाइनेंसिंग डिसीजन यानी कि वित्त पोषण निर्णय, इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कि निवेश निर्णय, डिविडेंड डिसीजन यानी कि लाभांश निर्णय, कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि पूंजी संरचना। किससे रिटेन होती है, किससे अफेक्ट होती है? रिटेन्ड अर्निंग यानी कि संचित आय किससे प्रभावित होती है? रिटेन्ड अर्निंग आर अफेक्टेड बाय फाइनेंसिंग डिसीजन वित्त पोषण निर्णय, इन्वेस्टमेंट डिसीजन निवेश निर्णय, डिविडेंड डिसीजन लाभांश निर्णय, कैपिटल स्ट्रक्चर पूंजी संरचना। तो किससे अफेक्ट होगी? जो आपकी संचित आय है वो किससे प्रभावित होती है? फाइनेंसिंग डिसीजन यानी कि वित्त पोषण निर्णय इससे होती है? नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन निवेश निर्णय इससे होती है? नहीं होती है। कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि पूंजी संरचना इससे होती है? नहीं होती है। तो किससे होती है? आपकी जो रिटेन्ड अर्निंग किससे अफेक्ट होती है? आपके डिविडेंड डिसीजन से। यानी कि जो आपकी संचित आय है वो किससे प्रभावित होती है? आपके लाभांश निर्णय से। किससे प्रभावित होती है? रिटेन्ड अर्निंग आर अफेक्टेड बाय डिविडेंड डिसीजन। इट मीन्स संचित आय आपकी लाभांश निर्णय से प्रभावित होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, स्टॉक मार्केट कंडीशन इज अ फैक्टर रिलेटेड टू। स्टॉक मार्केट कंडीशन इज अ फैक्टर रिलेटेड टू, शेयर बाजार की स्थिति से संबंधित एक कारक है। फाइनेंशियल डिसीजन यानी कि वित्त पोषण निर्णय, डिविडेंड डिसीजन यानी कि लाभांश निर्णय, इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कि निवेश निर्णय, और फिर आपका लास्ट ऑप्शन आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो किससे निर्णय है, किससे रिलेटेड है, किस फैक्टर से रिलेटेड है? यानी कि स्टॉक मार्केट कंडीशन इज अ फैक्टर रिलेटेड टू शेयर बाजार, यानी कि शेयर बाजार की स्थिति से संबंधित एक कारक है। फाइनेंशियल डिसीजन वित्त पोषण निर्णय, डिविडेंड डिसीजन लाभांश निर्णय, इन्वेस्टमेंट डिसीजन निवेश निर्णय, फाइनेंशियल प्लानिंग वित्तीय योजना। तो किससे रिलेटेड है? आपका जो स्टॉक मार्केट कंडीशन है वो किससे रिलेटेड है? शेयर बाजार की उपस्थिति से संबंधित एक कारक है। क्या है? फाइनेंशियल डिसीजन है, डिविडेंड डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, या फाइनेंशियल प्लानिंग है? तो क्या है इसका आंसर? डिविडेंड डिसीजन है? नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन? नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग? नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फाइनेंशियल डिसीजन यानी कि वित्तीय पोषण निर्णय। यानी कि शेयर मार्केट कंडीशन इज अ फैक्टर रिलेटेड टू फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन यानी कि शेयर बाजार की उपस्थिति से संबंधित एक कारक है। कौन सा कारक है? वित्त पोषण निर्णय। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू, यानी कि सकल कार्यशील पूंजी से तात्पर्य है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट इन बैंक, और ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किससे रिलेटेड है? आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किससे आपका, यानी कि सकल कार्यशील पूंजी से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? अचल संपत्तियों में निवेश, मौजूदा संपत्ति में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन बैंक यानी बैंक में निवेश, या ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका करेक्ट? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू, यानी कि सकल कार्यशील पूंजी से तात्पर्य है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल, अचल संपत्ति में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, मौजूदा संपत्ति में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन बैंक यानी कि बैंक में निवेश, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, यानी कि मौजूदा संपत्ति में निवेश। यानी कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, यानी कि सकल कार्यशील पूंजी से तात्पर्य है मौजूदा संपत्ति में निवेश करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, सीआर एक्सेट्रा आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ, यानी कि जो आपका ये है कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, सीआर आदि किससे संबंधित है, किससे पार्ट हैं? कैपिटल मार्केट के पार्ट हैं, मनी मार्केट के पार्ट हैं, दोनों के पार्ट हैं, या नन ऑफ द अबव? तो किसके पार्ट हैं? आप ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, चाहे वो कॉल मनी हो, चाहे वो ट्रेजरी बिल हो, चाहे सीआर हो, चाहे एक्सेट्रा, ये चाहे कोई भी चीज़ हो, किससे आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ, किसके इंस्ट्रूमेंट है? कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, दोनों के इंस्ट्रूमेंट है, या किसी के नहीं?
तो ये बेसिकली कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बोथ ए एंड बी। जब ये इसके नहीं होंगे तो इसके भी नहीं होंगे, एंड नन ऑफ द अबव अपने आप कैंसिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका मनी मार्केट यानी कि मुद्रा बाजार के ये सारे इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे कॉल मनी हो, चाहे ट्रेजरी बिल हो, चाहे सीआर हो, चाहे कुछ भी हो, तो किसका पार्ट है आपके, वो आपका पार्ट है आपके मनी मार्केट का यानी कि मुद्रा बाजार का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। द सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट इज, यानी कि मुद्रा बाजार का सबसे सुरक्षित साधन है कॉल मनी। जो आपकी पैसा एक बार मांगा जाता है उसको हम लोग कॉल मनी बोलते हैं, यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन गलत है उसका, आप लोग इग्नोर करिए। ट्रेजरी बिल, राजकोष विपत्र, कॉमर्शियल पेपर, वाणिज्य पत्र और कॉमर्शियल बिल। वाणिज्य बिल जो कॉमर्शियल बिल है, यहाँ पे ट्रांसलेशन आप लोग ध्यान न दीजिए, थोड़ा गलत है, आई थिंक यहाँ पे गलत लग रहा है। सो बेसिकली मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ आपके लिए हिंदी में भी। मुद्रा बाजार से का सबसे सुरक्षित साधन है, मुद्रा बाजार जो यानी कि मनी मार्केट का सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट किसको कहा गया है, कॉल मनी को कहा गया है, या फिर आपके ट्रेजरी बिल को कहा गया है, कॉमर्शियल पेपर को कहा गया है, कॉमर्शियल बिल को कहा गया है, किसको कहा गया है, जो आपका मुद्रा बाजार है यानी कि मनी मार्केट है उसका सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट किसको कहा गया है, कॉल मनी को यानी कि ट्रेजरी बिल या कॉमर्शियल पेपर या कॉमर्शियल बिल। तो इसका सबसे जो आपका या तो कहें सेफ, तो सबसे सेफ आपका इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट का कहा गया है आपके ट्रेजरी बिल को, यानी कि राजकोष विपत्र को जो है उसको आपको, वो आपका जो सबसे सेफ माना गया है किसका, मनी मार्केट का सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे स्क्रीन पे, द मीट फ्लोटेशन कोस्ट फर्म्स जनरली द मीट फ्लोटेशन कोड फर्म्स जनरली इशू द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, यानी कि फ्लोटेशन लागत को पूरा करने के लिए कंपनी आमतौर पर मनी मार्केट में निम्नलिखित साधन जारी करता है। क्या जारी करता है, कॉल मनी, कॉमर्शियल पेपर, वाणिज्य पत्र, ट्रेजरी बिल, राजकोष विपत्र, कॉमर्शियल बिल, वाणिज्य बिल। तो क्या जारी करता है, टू मीट फ्लोटेशन कोस्ट फर्म जनरली इशू द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। फ्लोटेशन लागत को पूरा करने के लिए कंपनी आमतौर पर मनी मार्केट में निम्नलिखित साधन जारी करती है। क्या जारी करती है, कॉल मनी जारी करती है, नहीं, कॉमर्शियल पेपर नहीं, ट्रेजरी बिल नहीं, कॉमर्शियल बिल नहीं, तो क्या करती है, कॉल मनी करती है, नहीं, ट्रेजरी बिल नहीं, कॉमर्शियल बिल नहीं, तो क्या करती है, कॉमर्शियल पेपर। तो कॉमर्शियल पेपर जो है उसको जारी करती है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, टू मीट फ्लोटेशन कोड फॉर्म्स, जो फॉर्म्स हैं वो जनरली क्या जारी करती हैं फ्लोटेशन को उसको पूरा करने के लिए, कॉमर्शियल पेपर यानी कि वाणिज्यिक पत्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सो द ड्यूरेशन ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर, तो जो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है वो कितना समय का होता है, मुद्रा बाजार के साधन अवधि कितनी है, अप टू 1 ईयर 1 साल तक, अप टू 3 ईयर 3 साल तक, अप टू 5 ईयर 5 साल तक, अप टू 10 ईयर या 10 साल तक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग मार्क कर लीजिए, आ सकता है ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो द ड्यूरेशन ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मुद्रा बाजार में साधन की अवधि है 1 साल तक होती है, 3 साल तक होती है, 5 साल तक होती है, 10 साल तक होती है। कितने साल तक की होती है, 3 साल तक नहीं, 5 साल तक नहीं, 10 साल तक नहीं, कितने साल की होती है, 10 साल की होती है, सॉरी 1 साल की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर आर नेवर ऑफर टू, अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट यानी कि प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत शेयर की पेशकश कभी नहीं की जाती है, इंस्टीट्यूट, संस्था, ब्रोकर, दलाल, जनरल पब्लिक, सामान्य जनता या नन ऑफ द अबव। तो इंस्टीट्यूट नहीं, ब्रोकर नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं, जनरल पब्लिक सामान्य जनता। यानी कि अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर आर नेवर ऑफर टू, प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत शेयर को किसको नहीं बेचा जाता है, जनरल पब्लिक को नहीं बेचा जाता है, यानी कि सामान्य जनता को नहीं बेचा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे, अंडर सेकेंडरी मार्केट सेल ऑफ सिक्योरिटी आर टेकन प्लेस बिटवीन, यानी कि द्वितीयक बाजार के अंतर्गत प्रतिभूतियों की बिक्री किसके बीच होती है, अंडर सेकेंडरी मार्केट सेल्स ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस बिटवीन, द्वितीयक बाजार के अंतर्गत प्रतिभूतियों की बिक्री किसके बीच होती है, कंपनी एंड इन्वेस्टर यानी कि कंपनी और निवेशक, कंपनी एंड कंपनी, कंपनी और कंपनी के बीच, इन्वेस्टर एंड अदर इन्वेस्टर कंपनी और कंपनी निवेशक के अन्य निवेशक के तहत, या फिर कहा जाए कि नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इन्वेस्टर अदर इन्वेस्टर यानी कि निवेशक और अदर निवेशक, दूसरे निवेशक के बीच होती है। इन राइट इशू शेयर आर इशूड एट, इन राइट इशू में शेयर किसको जारी किया जाता है, जनरल पब्लिक को किया जाता है,
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को किया जाता है, इंस्टीट्यूशन को किया जाता है, नन ऑफ द अबव को किया जाता है। तो किसको किया जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को किया जाता है। किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एवरी कंट्री इज रिफ्लेक्टेड बाय डीलिंग इन, हर देश की आर्थिक स्थिति में व्यवहार की परिलक्षित होता है स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट या नन ऑफ द अबव। तो क्या होता है? मनी मार्केट होगा? नहीं होगा। प्राइमरी मार्केट होगा? नहीं होगा। नन ऑफ द अबव? नहीं होगा। तो क्या होगा? स्टॉक मार्केट होगा, स्टॉक मार्केट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, द एपेक्स बॉडी हु कंट्रोल द कैपिटल मार्केट ऑफ आवर इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री इज, हमारे देश के पूंजी बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन है? आरबीआई है? नहीं, ये तो हमारा कॉमर्शियल बैंक है। एसबीआई है? नहीं है, ये तो बैंक है एक। नन ऑफ द अबव? नहीं। तो सेबी, जो सेबी है वो हमारे जो स्टॉक मार्केट है उसको कंट्रोल करता है। द एपेक्स बॉडी हु कंट्रोल द कैपिटल मार्केट ऑफ आवर कंट्री इज सेबी। आप लोग एग्जाम में देख लीजिएगा सेबी स्टेब्लिश कब हुआ था, वो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो वो भी आपका 1-2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। सेबी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, सेबी किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है? सेबी किसके हितों की रक्षा करता है? इन्वेस्टमेंट की, कंपनी की, ब्रोकर की या नन ऑफ द अबव? ब्रोकर की करेगा? नहीं करता है। कंपनी की करता है? नहीं करता है। तो किसकी करता है? इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो इन्वेस्टर है उनके हितों की रक्षा करता है। कौन करता है? सेबी करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन कर दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 27, टू बाय सिक्योरिटीज देयरफॉर शेयर और डिवेंचर इट इज कंपल्सरी टू ओपन, यानी कि सिक्योरिटीज यानी शेयर या डिवेंचर खरीदने के लिए खोलना अनिवार्य है। क्या खोलना अनिवार्य है? करंट अकाउंट खोलना अनिवार्य है? नहीं। फिक्स क्या डिपॉजिट अकाउंट खोलना मतलब कंपलसरी है? नहीं। रिक्योरिंग अकाउंट खोलना कंपलसरी है? नहीं। तो कौन सा अकाउंट खोलना कंपलसरी है? डीमेट अकाउंट खोलना कंपलसरी है। आपको अगर सिक्योरिटी चाहे शेयर चाहे डिवेंचर कोई भी चीज़ें खरीदनी है तो आपको डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि द्वितीयक बाजार को और किस रूप में जाना जाता है? प्राइमरी मार्केट के रूप में जाना जाता है, न्यू इश्यू मार्केट के रूप में यानी कि नया मुद्रा बाजार के बारे में जाना जाता है, फाइनेंशियल मार्केट यानी कि आर्थिक बाजार, या स्टॉक एक्सचेंज यानी कि शेयर बाजार। तो किसके रूप में जाना जाता है? प्राइमरी मार्केट के रूप में जाना जाता है? नहीं। न्यू इश्यू मार्केट यानी नए मुद्रा बाजार? नहीं। फाइनेंशियल मार्केट? नहीं। तो किसके रूप में जाना जाता है? स्टॉक एक्सचेंज के रूप में जाना जाता है। सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी मार्केट। द्वितीयक बाजार को किस रूप में जाना जाता है? शेयर बाजार के रूप में जाना जाता है। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन को पहचानिए, उसके कार्य को पहचानिए। क्वेश्चन ये है, तो उसका ऑप्शन है ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर, डीमेटेरियलाइजेशन, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो इसका ऑप्शन क्या है? सो इसका जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि प्रतिभूतियों का मूल निर्धारण। ट्रेडिंग या सेटलमेंट प्रोसीजर नहीं होगा, डीमेटेरियलाइजेशन नहीं होगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। विच इंस्ट्रूमेंट डज नॉट रिलेट टू मनी मार्केट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट से रिलेट नहीं करता है? कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, आईपीओएस। तो कॉल मनी भी रिलेट करता है आपका मनी मार्केट से, ट्रेजरी बिल भी आपका रिलेट करता है मनी मार्केट से, कॉमर्शियल बिल भी आपका रिलेट करता है मनी मार्केट से। तो कौन नहीं करता है? क्वेश्चन में देखिए आप लोग दिखा है विच डज नॉट रिलेट, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। कई कई क्वेश्चन आपको ऐसे फंसा देगा, आप लोग वहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान नहीं देंगे, जल्दी जल्दी में करके टिक लगा के आ जाएंगे एंड एग्जाम हॉल के बाहर निकलने के बाद आपको पता चलेगा 3-4 क्वेश्चन तो आपका नॉट, डज नॉट एंड डू नॉट, डज नॉट एंड हैव नॉट में आपका गलत हो जाएगा। कहीं क्वेश्चन पूछेगा हु इज द किंग ऑफ इंडिया एंड हु इज द नॉट किंग ऑफ इंडिया, तो ऐसा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका जो आंसर है वो है आपका आईपीओएस। आईपीओएस आपका मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर, यानी कि वित्त प्रबंधन और वित्त नियोजन एक दूसरे के पर्यावर हैं। तो है या नहीं है? नहीं है, इसका ऑप्शन होगा फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। इफ टैक्स रेट इज हाई फर्म रेफर्स टू गिव हाई डिविडेंड, यानी यदि कर की दर अधिक है तो फर्म उच्च लाभांश देने के संदर्भित करती है, तो नहीं करती है। तो इसका ऑप्शन होगा फॉल्स। द फर्म कैन अवॉइड वॉलेशन कोस्ट बाय राइजिंग फंड थ्रू लोन, यानी कि फर्म ऋण के माध्यम से धन जुटाकर प्लवनशीलता लागत से बच सकती है। तो बच सकती है या नहीं बच सकती है? तो बच सकती है, तो इसको ट्रू हो गया। फर्म हैविंग स्टेबल अर्निंग प्रेफर टू गिव लेस डिविडेंड, यानी कि स्थिर आय वाली फर्म कम लाभांश देना पसंद करती हैं। सही है या गलत? गलत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड,
क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। सो इजी एक्सेस टू कैपिटल मार्केट अलाउ फर्म टू गिव मोर डिविडेंड, यानी कि पूंजी बाजार तक आसान पहुंच फर्म को अधिक लाभांश देने की अनुमति देती है, ट्रू या फॉल्स? तो देती है, इसका ऑप्शन होगा आपका ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ मूव करते हैं। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म और मार्केट फॉर अ वर्किंग कैपिटल, यानी कि मुद्रा बाजार अल्पवादी का बाजार या कार्यशाली पूंजी का बाजार है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू है या फॉल्स है? तो ट्रू है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। द इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी इज कॉल्ड कॉल रेट, यानी कि कॉल मनी पर दिए गए ब्याज को कॉल रेट कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? तो कहा जाता है, ट्रू हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 कट गया है, आगे बढ़ते हैं। तो जो जो क्वेश्चन कट गया है वो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस सेशन के बाद। सारे पीडीएफ जितने भी अभी तक मैंने आपको टेस्ट जितने भी सेशन बताए हैं उसमें सारे जितने भी पीडीएफ थे मैं सारे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है आप लोग उसको पीडीएफ से रीड कर लीजिएगा, एग्जाम के पहले आप पूरी वीडियो ना देखनी पड़े 2-2.5 घंटे की। आप बस पीडीएफ को जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज भी कर लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। कॉल मनी इज ऑल्सो कॉल्ड इंटर बैंक मनी, यानी कि कॉल मनी को इंटर बैंक मनी भी कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? तो कहा जाता है, इसका ऑप्शन हो गया आपका ट्रू हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, आपको समय दूंगा, आप लोग इसका आंसर खुद बताइएगा, मैं इसका नहीं बताऊंगा। सो कॉमर्शियल बिल एंड ट्रेजरी बिल आर सेम, यानी कि वाणिज्यिक बिल और ट्रेजरी बिल समान है या नहीं है? इसका ऑप्शन आप लोग दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आंसर आप लोग बताइएगा कि कॉमर्शियल बिल और ट्रेजरी बिल एक ही होता है या नहीं होता है। जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहा है आप लोग बताइए, ट्रू हो चाहे ट्रू लग रहा हो तो ट्रू, फॉल्स लग रहा हो तो फॉल्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टडीज़ को ख़त्म कर देंगे। 2 चैप्टर जो हमारा बचा है, हमारा एक चैप्टर बचा है मार्केटिंग मैनेजमेंट और बचा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसको करा के आपका बिजनेस स्टडीज़ का जितना भी क्वेश्चन आ सकता था एग्जाम में वो सारा मैं करा के कंप्लीट कर दूंगा। एंड आप लोग बस इसी सीरियसनेस के साथ वीडियो को देखते रहिए, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको साथ ही साथ कंप्लीट करते रहिए।